वेलकम बैक स्टूडेंट्स हम लोग पिछले लेक्चर में देखा था हार्म यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। हमने देखा था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और सेकंड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। प्रीवियस जो लेक्चर था हम लोगों का उसमें हम लोगों ने हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ रखा है। आज हम लोग प्रीवियस वाले में हम लोग यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ रखा है। आज हम लोग हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। जब हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, ह्यूमन बींग्स हैं, इन सब को ये नुकसान पहुंचाते हैं, सबको ये हार्म करते हैं। ठीक है, उनको हम लोग दो टाइप से क्लासिफाई कर देते हैं। एक होते हैं डिजीज काजिंग माइक्रोब्स और सेकंड होता है फूड स्पॉइलिंग माइक्रोब्स। डिजीज काजिंग का मतलब कुछ ऐसे माइक्रोब्स होंगे जिससे बीमारी होती है और कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे फूड को स्पॉइल कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, खराब कर देते हैं। ठीक है, वो अनफिट हो जाते हैं हमारे लिए कंज्यूमशन के लिए। ठीक है, अब बात आती है स्टूडेंट डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, किसकी बात आती है? डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात जब करेंगे तो सबसे पहले आप लोगों को पैथोजन जानना है। एक वर्ड्स यहाँ देख रहे होंगे कि पैथोजन लिखा हुआ है। ठीक है ना, क्या लिखा हुआ है? पैथोजन। पैथोजन क्या है? तो वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज काजिंग करते हैं एक ह्यूमंस में, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पैथोजेंस कहते हैं। वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब जिससे एक ह्यूमन के अंदर बीमारी होती है, डिजीज होता है, उसको क्या बोलते हैं? पैथोजेंस। पैथोजेंस कहाँ कहाँ हो सकता है? एयर में हो सकता है, वाटर में हो सकता है और फूड में हो सकता है। ठीक है, ये जो स्प्रेड करता है, फैलता है, वो डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट से, जैसे हम और आप एक दूसरे से कांटेक्ट कर लिए, बॉडी टच करा लिए, खाना खा लिए एक दूसरे के साथ, या फिर किसी इन्फेक्टेड पर्सन के संपर्क में आ जाए। जैसे कोई इन्फेक्टेड पर्सन है और उसने जिस एयर में ब्रीथिंग कर रहा वहीं पे आप भी ब्रीथिंग कर लिए, जिस वाटर को उसने पिया उस वाटर को आप भी पी लिए, जिस फूड को उसने खाया उस फूड को आप, या किसी और तरीके से आपने कांटेक्ट कर लिया उसके साथ, तो ये भी तरीका है डिजीज को फैलने का। जब भी ऐसी डिजीज होती है, जब किसी एक पर्सन में हुआ रहता है और उससे किसी सेकंड पर्सन में भी, अदर पर्सन में भी हो जाए, तो ऐसे डिजीज को कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। ठीक है, there are other disease we get transmitted from an infected to a healthy person through carriers of microbes such as अब सवाल आता है कि ये बीमारी को कैरी करने वाले यानी माइक्रोब्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाने वाले कौन है? तो स्पेशली दो लोग बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दो हमारे पास हैं इंसेक्ट्स कह सकते हैं। एक मॉस्किटोज है और एक हाउस फ्लाई, जो घर में मक्खियाँ होती हैं। ठीक है, ये क्या करता है? तो ये हमारे पास जो भी पैथोजेंस होते हैं उनको कैरी करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर। ठीक है, यानी कहीं दूसरे प्लेस पर जो है उसको हमारे बॉडी में इंटर करा देते हैं, हमारे फूड पे ला करके उनको छोड़ देते हैं, वो फूड हम लोग खा जाते हैं, इसकी वजह से हम लोग को डिजीज हो जाती है। ठीक है, जैसे हमारे पास फीवर्स लाइक मलेरिया है, डेंगू है, ये सब मॉस्किटोज के वजह से होता है। मॉस्किटो ही इसके जो माइक्रोब्स होते हैं उसको ट्रांसमिट करते हैं बॉडी के अंदर। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट्स कुछ डिजीज है कम्युनिकेबल और उसके ट्रांसमिशन का कैसे मेथड है। ठीक है, उनके पैथोजन क्या होते हैं और उसमें हम लोग क्या क्या प्रिवेंट करेंगे, ठीक है, प्रिकॉशन लेंगे तो हम बच सकते हैं ऐसे बीमारी से। जैसे यहाँ मलेरिया है, मलेरिया के लिए ट्रांसमिशन का जो मोड है वो एनाफ्लीज, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो जो होते हैं उससे होता है। ठीक है, मादा एनाफ्लीज बोलते हैं मॉस्किटो, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो से। पैथोजन इसका क्या है? प्रोटोजोआ है। अब इसके बचने का तरीका क्या है कि अपने लोकेलिटी में जहाँ कहीं भी पानी वगैरह इकट्ठा होता होगा उसको नहीं होने देना चाहिए। ठीक है, और हमेशा हम लोगों को इनसे बचना चाहिए। कैसे बचना चाहिए? तो हम लोगों को नेट्स के अंदर सोना चाहिए, मच्छरदानी का यूज़ करना चाहिए। इसके बाद आता है स्टूडेंट कॉलेरा। कॉलेरा क्या है? कॉन्टिमिनेटेड फूड, यानी गंदे फूड से जो दूषित हो गए और वाटर, इनको पीने खाने से क्या होता है? कॉलेरा होगा। इसका पैथोजन क्या है? बैक्टीरिया है। इससे हम लोग कैसे बचेंगे? तो बचने का तरीका ये है कि अगर वाटर है तो वाटर को बॉयल करके पीना चाहिए, और ऐसे फूड को कभी नहीं खाना चाहिए जो अनकवर्ड फूड हो, जैसे आप जंक फूड वगैरह, समोसे वगैरह,
इस तरह की जो सड़कों के किनारे लोग बेचते हैं उसको यूज़ करते हैं, तो उससे इस तरह की बीमारी होती है, क्योंकि वो अनकवर्ड फूड है, उस पर तमाम तरह के डस्ट मक्खियाँ उस पर जा करके बैठती रहती हैं। इसके बाद आता है टाइफाइड। टाइफाइड क्या है स्टूडेंट? कंटामिनेटेड फूड से होता है, यानी जो फूड दूषित हो गया। इसके लिए भी बैक्टीरिया है, ये पैथोजन। ये भी है कि इसमें प्रॉपर सैनिटाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, फूड वगैरह अनकवर्ड का नहीं खाना है। इसके बाद आता है ट्यूबरकुलोसिस, टीबी। एयर से होता है ट्रांसमिशन, एयर मतलब बैक्टीरिया एयर से चलते हैं, इसमें भी बैक्टीरिया ही है इसका। इसका होने का रीज़न है कि अगर हम लोग शुरुआत में चिल्ड्रेंस को इसका वैक्सीन नहीं दिलाते हैं तो भी हो जाता है, और बाद में फिर इसमें भी है कि हम लोग किसी ऐसे पर्सन के संपर्क में आ जाए जो इससे इन्फेक्टेड हो। इसके बाद कॉमन कोल्ड है, एयर से होता है ट्रांसमिशन। इसका है पैथोजन वायरस। इसमें क्या है कि हम लोग हैंड वगैरह को प्रॉपरली रूप से नहीं वॉश करते हैं और हम लोग इन्फेक्टेड पर्सन के करीब आ जाते हैं, तो ऐसा होता है। इसलिए हम लोगों को इन सब चीज़ों से बचना होगा। फिर इसी तरह से कुछ डिजीज, डेंजरस डिजीज हैं हमारे एनिमल्स में भी, जैसे फूट एंड माउथ डिजीज होता है, उनके पैर में हो जाते हैं, माउथ में हो जाता है। ये कैटल में होता है, एनिमल्स में। ये कैसा होता है? एयर के कांटेक्ट, एयर और कांटेक्ट विथ डिजीज एनिमल्स, मतलब हवा में जो एनिमल जर्म चल रहे हैं उसके कांटेक्ट में आ गया कोई कैटल, या फिर क्या हो गया, कोई एक एनिमल्स को हुआ उसके कांटेक्ट में दूसरे आ गए, तब। इसके पैथोजन क्या है? वायरस है। इसके बाद एंथ्रेक्स है एक बीमारी स्टूडेंट, उसमें भी कैट अफेक्टेड जो कैटल्स होते हैं उसके संपर्क में आने से होता है। और क्या है इसका ट्रांसमिशन का? क्या है? ग्रेजिंग, जो घास वास चरते हैं ना, तो उसमें जो कीड़े वगैरह होते हैं उससे हो जाता है। इसका पैथोजन क्या है? तो बैक्टीरिया है। इसके बाद रेंडर पेस्ट है, इससे भी कौन इफेक्ट होगा? तो कैटल इफेक्ट होंगे। कैटल का मतलब जो हम लोग डोमेस्टिक एनिमल्स पालते हैं वो, ठीक है। इसका ट्रांसमिशन का मोड क्या है? तो एयर से होगा, या जो कॉन्टिमिनेटेड वाटर है उसको पीते हैं तो होगा, या फिर क्या होगा, एनिमल जिसको पहले से डिजीज है उसके संपर्क में आते हैं तो होगा। इसका पैथोजन क्या है? तो वायरस है, ठीक है। इसके बाद आता है स्टूडेंट्स कुछ हमारे पास ऐसे बीमारी हैं जो प्लांट्स में भी होते हैं, जैसे साइट्रस कैंसर है, ठीक है, सॉरी साइट्रस कैंकर, ये एक बीमारी है। और इसमें आप देखेंगे कि जो साइट्रस टाइप के फ्रूट्स होते हैं, यानी जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं उसमें होता है। इसका ट्रांसमिशन का मोड क्या है? एयर है। इसका पैथोजन क्या है? तो बैक्टीरिया है। फिर रस्ट ऑफ वीट, वीट जो होता है वो बिल्कुल लाल होने लगता है इसमें, ये एयर के ट्रांसमिशन, मतलब इसका भी ट्रांसमिशन जो होता है वो एयर से होता है, या फिर सीड ही वैसा हम लोग लगा रखे हैं। इसका पैथोजन क्या है? तो फंगस होता है। फिर एप्पल स्कैब है, इसका भी मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है स्टूडेंट्स? तो एयर है। इसका पैथोजन क्या है? तो इसका फंगस है, ठीक है। एप्पल स्कैब का मतलब एप्पल के ऊपर आप देखते होंगे धब्बा बन जाता है, सड़ जाता है। इसके बाद आता है स्टूडेंट्स, हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है वो फूड स्पॉइलिंग की बात करेंगे। किसकी? फूड स्पॉइलिंग माइक्रोब्स की, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे, फूड स्पॉइलिंग माइक्रोब्स। तो जब फूड स्पॉइलिंग माइक्रोब्स की हम लोग बात करते हैं, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे फूड को स्पॉइलेज करने के लिए, फूड स्टफ को स्पॉइलेज करने के लिए, खराब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और ये उसके अंदर ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं जब उसको सूटेबल कंडीशन ऑफ वार्म टेम्परेचर, मॉइस्चर और एयर मिल जाता है, ठीक है। ऐसा होने से वो उसके अंदर ग्रो कर जाते हैं और टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करने लगते हैं, ठीक है। इसलिए फूड जो होता है वो अनफिट हो जाता है हमारे खाने के लिए, और अगर ऐसे फूड को हम लोग खाते हैं तो हम लोगों को सीरियस बीमारी हो सकती है, क्योंकि वो फूड पॉइजनिंग है ना, जहर का काम करता है। इसके ग्रोथ होने अगर हो जाता है किसी फूड में, तो क्या क्या पहचान है उस फूड का? सबसे पहले चीज़ की फोल ओडर आने लगेगा, एक दुर्गंध निकलने लगेगा उसके अंदर से, या उसके अंदर स्लीमी और कॉटन लाइक ग्रो हो जाएंगे ऑन द सरफेस, जैसे आप देख पा रहे होंगे इस टाइप के, इस टाइप के, ठीक है। ऐसे कॉटन टाइप का इसमें से रेसे टाइप का निकलना शुरू हो जाएगा।
इसके बाद इसका टेस्ट शोर हो जाएगा खट्टा, इसमें से गैस का फॉर्मेशन होना शुरू कर देंगे, ठीक है। इसके बाद आता है जब ये फूड स्पॉइलिंग है तो हम लोगों को फूड स्टोरेज करने का या फूड को प्रिजर्वेशन करने का भी तरीका जानना होगा। फूड प्रिजर्वेशन क्या है कि हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं माइक्रोबल ग्रोथ से अपने फूड में लॉन्ग टाइम के लिए, ठीक है। तो फूड को ये प्रोसेस जो है ट्रीटिंग फूड मटेरियल टू प्रिजर्व देम फॉर लॉन्गर टाइम इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन, ठीक है। फूड प्रिजर्वेशन क्या है ये कि फूड को हम लोग बहुत लंबे समय तक क्या करें, स्टोर करें और उसमें कोई भी माइक्रोबल ग्रोथ ना हो, तो ऐसे फूड को जो प्रोसेस है माइक्रोबल ग्रोथ से बचाने के लिए उसको फूड प्रिजर्वेशन कहते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं कुछ कॉमन तरीका है फूड प्रिजर्वेशन का। जैसे बॉयलिंग है, बॉयलिंग करने से क्या है कि लिक्विड जो होते हैं उसको जब बॉयलिंग कर दिया जाता है तो उसके अंदर जर्म्स या जो भी वो हैं माइक्रोब्स वो मर जाते हैं। इसमें स्पेशली मिल्क और वाटर को इसमें बॉयल करके हमेशा हम लोग पीते हैं, यूज़ करते हैं। इसके बाद डिहाइड्रेशन है, इसमें है कि रिमूवल ऑफ वाटर करने से उसके अंदर माइक्रोबल ग्रोथ जो होता है वो ख़त्म हो जाते हैं या कम हो जाते हैं। जैसे में जनरली तौर से जो सीरियल्स वगैरह हैं या पल्सेज उनको हम लोग क्या करते हैं, तो उनको हम लोग सुखाते हैं, कहाँ पर, ड्राई अप करते हैं इन द सनलाइट, ठीक है। तो इससे भी क्या होगा, माइक्रोबल ग्रोथ से बचेगा। इसके बाद कैनिंग है, कैनिंग का मतलब होता है कैन के अंदर रखते हैं कुछ फूड आइटम्स को जिसमें कि उसमें एयर नहीं जाता है और वो उससे बचा रहता है। जैसे जैम्स वगैरह है, फ्रीसेज है, वेजिटेबल्स हैं, इन सब का यूज़ करते हैं। इसके बाद रेफ्रिजरेशन भी है, फ्रीजिंग जिसको करते हैं। इसमें हम लोग फूड को रख करके और फूड को लो टेम्परेचर कर देते हैं जिसकी वजह से माइक्रोबल ग्रोथ के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो टेम्परेचर नहीं मिल पाता और उसमें फूड में ऐसा कोई भी माइक्रोबल ग्रोथ नहीं हो पाता है, ठीक है। इसके बाद यूजिंग ऑफ केमिकल प्रिजर्वेशन, कुछ हम लोग केमिकल भी डालते हैं जैसे सोडियम बेंजोएट है या पोटेशियम मेटा बाइसल्फाइड है, इसका यूज़ करके और कुछ स्क्वैशेज वगैरह है या केचप चप्स जो होते हैं और शरबत जो होते हैं इन सब में डालते हैं जिसकी वजह से उस फूड में माइक्रोबल ग्रोथ नहीं होता है। फिर इसके बाद आता है स्टूडेंट कुछ साल्ट, शुगर, ऑयल और विनेगर का भी यूज़ करते हैं। जैसे अचार में देखे होंगे बहुत ज़्यादा साल्ट डाल देंगे तो अचार में कोई माइक्रोबल ग्रोथ नहीं हो जाए, या कोई बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाए मीठा, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि जो हम लोग सिरप बनाते हैं किसी चीज़ को मीठा बनाने के लिए उसमें भी नहीं हो सकता। बहुत ज़्यादा ऑयल या उसमें विनेगर डाल दिया जाए तब भी वो नहीं होगा। और इन सब का यूज़ फूड फ्लेवर के लिए भी यूज़ किया जाता है, फूड में टेस्टिंग लाने के लिए। इसके बाद एक है स्टूडेंट पास्चराइजेशन। ये पास्चराइजेशन जो है वो क्या है कि स्पेशली मिल्क को बहुत हाई टेम्परेचर पे बहुत जल्दी गर्म करके फिर उसको कूल किया जाता है और उसको 10 डिग्री से लोअर पे स्टोर करके और पूरे इंडियन मार्केट में भेजा जाता है। जैसे अमूल मिल्क वगैरह का देखे होंगे, तो इसमें कोई भी माइक्रोबल ग्रोथ नहीं होता है, इसको ही कहते हैं फूड प्रिजर्वेशन, ठीक है। और इसको हम लोग फिर मिल्क को बॉयल करके कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है स्टूडेंट्स कुछ दो साइंटिस्ट हैं उनका मैं आप लोगों को बता देना चाह रहा हूँ। एक तो है हमारे पास एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर एक स्कॉटिश कह सकते हैं साइंटिस्ट थे या जियोलॉजिस्ट थे। इसने क्या किया तो इसने जो है वो इम्यूनोलॉजी, ठीक है, यानी इम्यून सिस्टम का, ठीक है, क्या चीज़ का, इम्यून सिस्टम, माने स्मॉल पॉक्स जो वैक्सीन है उसका खोज इसने किया था, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि इसलिए इम्यूनोलॉजी का फादर है ना, फादर ऑफ द इम्यूनोलॉजी सिस्टम, इम्यून सिस्टम जिसको आप अभी इस समय सुनने में आता होगा कोरोना काल में कि आप लोगों को इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रांग होगा तो ऐसे लोगों को कोरोना नहीं होगा, ठीक है। फिर एक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, ये पेंसिलिन का खोज किया था, पेंसिलिनियम से, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इन सब का नाम याद रखेंगे। फिर एक लुइस पास्चर का नाम आता है, ये ही सबसे पहले पास्चराइजेशन प्रोसेस खोज किए थे 1857 में। इनका कहना था कि मिल्क वगैरह को अगर आप बहुत तेज़ी से गर्म करके और उसको फिर आप ठंडा कर भी देंगे तो उसमें कोई भी क्या चीज़ ग्रो नहीं होगा, माइक्रोबल
ठीक है, ऑर्गेनिज्म या माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होगा, वो फूड खराब नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग मिल्क वगैरह जनरली तौर से इंडियन हाउस होल्ड में लोग मिल्क को बॉयल करके ही पीते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये लेसन आप लोगों का एक लास्ट टॉपिक बचा रह जाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड नाइट्रोजन साइकिल, जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ओके, तो आज स्टूडेंट्स यहीं तक, नेक्स्ट लेक्चर में इसको पढ़ के और फिर इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक्स।